नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ और हिंदी कहानी विकास की क्या परंपरा रही है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक होती है। यही नहीं, अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानियों को ही प्रकाशित करती हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियाँ भी छापती हैं। विगत 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव की अभिव्यक्ति करना मात्र होता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार अज्ञे के अनुसार उन्होंने कहा है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास मानना ही उपयुक्त है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह भी एक बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन जिन कहानियों का नाम लेते हैं वो इस प्रकार से हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसके लेखक मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। राजा भोज का सपना, जो कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी है। इंदुमती, इसके रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी हैं। दुलाई वाली, जो कि बंग महिला की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधव राय सप्रे ने लिखी है। 11 वर्ष का समय, यह कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इनमें से प्रथम दो में कहानी कला के तत्व ही विद्यमान नहीं हैं, अतः उन्हें हम कहानी की श्रेणी में नहीं रख सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः इसे हम मौलिक रचना नहीं कह सकते। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी छपी। अभी नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह भी सिद्ध हुआ है कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका में हुआ, जिसके लेखक
माधव राय सप्रे थे। अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हमें कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु बनाना है, तो उसे हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर हम चर्चा करें तो इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विश्वंभर नाथ को शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। इस प्रकार से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। ये सभी कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1909 में काशी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 में प्रकाशित हुई। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इला चंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ भी छपने लगी थीं। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी थी। उपर्युक्त कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति और उपदेश से जुड़ा हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती में प्रकाशित हुआ। कथ्य एवं शिल्प दोनों की दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टि से भी यह सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। हिंदी कथा यात्रा में इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर कर नहीं आ पाया था, किंतु अपवाद के रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे मौलिक स्वरूप और स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। अब हम देखते हैं प्रेमचंद युग की कहानी विधा। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे
हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अतः इस काल को हम प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हुई हैं। जयशंकर प्रसाद भी इस युग के लेखक थे, जिन्होंने सौंदर्य को प्रेम, त्याग और प्रसाद के और समर्पण के साथ गौरवमय रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी आकाशदीप, गुंडा, मधुआ आदि कहानियों में मानवीय संघर्ष को उसके आंतरिक सत्यों के साथ उद्घाटित किया गया है। चंडी प्रसाद हृदयेश, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास और पांडे बेचन शर्मा उग्र पर प्रसाद जी का प्रभाव है, तो गोविंद वल्लभ पंत, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, कमलकांत वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रेमचंद जी की परंपरा से प्रमाणित हैं। प्रेमचंद ने साहित्य को सर्वप्रथम सर्वसाधारण जन से जोड़ा और उस समय के नायक के प्रतिमानों को ठुकराते हुए उन्होंने अंधे भिखारी, गरीब किसान आदि को कथानायक बनाया। उनके पात्रों में समूचे भारत में गांवों की आत्मा बोलती हुई नजर आती है। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, ग्राम सुधार और नारी जीवन की विविध स्थितियों का चित्रण करते हुए नारी उत्थान की बात कही है। इनकी प्रारंभिक कहानियों में गांधीवादी दर्शन और मानवतावादी तत्वों के दर्शन होते हैं, किंतु उनमें यह प्रवृत्ति अधिक समय तक दिखाई नहीं देती। उत्तरकाल में प्रेमचंद के लेखन में बदलाव आया और प्रेमचंद ने गांधीवाद के प्रति मोह भंग हुआ और उनमें प्रगतिशीलता दिखाई देने लगी। आदर्श के बांध टूट चुके थे और यथार्थ का जल चारों ओर बिखरने लगा था। प्रगतिशील लेखक संघ की भारत में हुई बैठक में प्रेमचंद जी ने भाग लिया और इसका प्रभाव भी इनकी कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी आदि कहानियों में दिखाई देता है। कफन कहानी कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से व्यवस्था के प्रति आक्रोश और असंतोष है। कहानी के परंपरागत प्रतिमान इसमें आकर टूटने लगते हैं और कथानक चरित्र और उद्देश्य में जबरदस्त विद्रोह दिखाई देने लगा है। प्रेमचंद के इस उत्तरकाल में कहानी के क्षेत्र में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। राहुल साक्रांतियायन, यशपाल और भगवत शरण उपाध्याय आदि ने इसमें योगदान दिया है। सामाजिक धारा के साथ मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों और अंतरंग रहस्यों का उद्घाटन जैनेन्द्र और इलाहचंद्र जोशी ने किया। ऐतिहासिक कहानियों की बागडोर वृंदावन लाल शर्मा ने संभाल रखी थी। इस प्रकार से प्रेमचंद युग कहानी कला के लिए एक स्वर्णिम काल था। अब देखते हैं हम प्रेमचंदोत्तर कहानी कला। सन 1936 से 1950 तक की कहानियों को कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा थी, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि। रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय आदि
इसी परंपरा के अन्य कथाकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञे, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तो प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में भी वृद्धि की। अज्ञे की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे विपथगा, परंपरा, जयदोल, शरणार्थी, कोठरी की बात आदि। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जहानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले अन्य कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती हैं। जोशी जी की प्रमुख कहानियां हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम हैं खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस, पृष्ठ, आहुति और दिवाली। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण भी स्वच्छंद रूप से किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में आर.सी. प्रसाद सिंह, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण, जिनकी कहानी है छोटा डॉक्टर, किशोर साहू के टेसू के फूल, मधुसूदन के उजाले से पहले आदि के नाम हम ले सकते हैं। विद्यार्थियों, जो कहानी विकास की परंपरा के बारे में हमने अध्ययन किया है, उस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों में मिल रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने संपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर भी विशेष बल दिया जाना लगा है। प्रेमचंद के बाद में कहानी विधा में एक नया जो परिवर्तन आया है, उसमें उसका संवेदना और शिल्प पक्ष भी है। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न थी। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह हैं, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड से व्याप्त संवेदना पर है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में कहा है कि पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है उनकी नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक और सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुई।
सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी। कथा और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से बाद में इन कहानियों को 1955 से लेके 56 के आसपास नई कविता की तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वह कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानियाँ दिखती हैं। उसमें विषय वैविध्य भी है और यदि हम उसे विभिन्न भागों में विभक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नगर बोध की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ, व्यंग्य प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार से हम इन कहानियों को बांट सकते हैं। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों में पाठकों को विशेष रुचि थी, जो उनको विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु आदि के नाम प्रमुख हैं। नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति भी प्रमुखता से व्यक्त हुई है, जिनमें कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियाँ देखी जा सकती हैं। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुनिसा परवेज एवं रजनी पनीकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मन्नू भंडारी की मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है आदि इनके प्रमुख कहानी संकलन हैं। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। नए कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम हैं: महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया आदि। इस प्रकार नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। नई कहानी की भाषा एवं शिल्प में भी परिवर्तन हुआ है। उसमें डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि की शिल्प को भी अपनाया गया है और आज भी कहानी अपनी विकास यात्रा पर निरंतर प्रगतिमान है। विद्यार्थियों, ये हमने कहानी की विकास यात्रा पर चर्चा की है और आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ दी गई हैं उन पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।